अक्टूबर 1962 कैरेबियन सी के अंधेरे पानी में 300 फीट गहराई में एक सोवियत सबमरीन अपने 1000 टन वजन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसके अंदर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। क्रू मेंबर्स के पसीने की बूंदें उनके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, एक छोटे से रेड बटन पर जिस पर लिखा था न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ये कहानी है एक सोवियत सबमरीन B-59 की, जिसके अंदर बैठे 3 लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 7 अरब लोगों की जान बचा ली। इस घटना को समझने के लिए हमें 1962 के उस माहौल को जानना होगा जब दुनिया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से मशहूर उन 12 दिनों से गुजर रही थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ की कोल्ड वॉर काबू से बाहर हो रही थी। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान पर हुए न्यूक्लियर अटैक के बाद पूरी दुनिया थर्रा गई थी। अमेरिका अब पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया था और दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ थी ईस्टर्न कंट्रीज, जिसे सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज, जिसे अमेरिका लीड कर रहा था। अमेरिका की पावर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन वो देश था जिसने पहले न्यूक्लियर अटैक के 4 साल बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। ये वो टाइम था जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर की आग भड़क चुकी थी। ये वॉर अगले 45 साल तक चला, जिसमें इन दोनों कंट्रीज की सीधे वॉर तो नहीं हुई, लेकिन ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए अलग अलग प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रही, जैसे कोरियन वॉर, अफगान वॉर और वियतनाम वॉर। उस वक्त अमेरिका के पास 27,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन थे और सोवियत यूनियन हर महीने 5 नए ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, और दोनों देशों के बीच सिर्फ 4 मिनट की मिसाइल अटैक की वार्निंग थी। और सबसे खतरनाक बात यह भी थी कि दोनों ने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी बना रखी थी, यानी कि दुश्मन के हमले का शक भी हो तो बिना सोचे समझे जवाबी हमला कर देना। ये वो वक्त था जब दोनों कंट्रीज की सबमरीन्स इंटरनेशनल वाटर्स में एक दूसरे से छुपकर बस एक इशारे का वेट करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने टर्की और इटली में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी, जो सोवियत यूनियन की बॉर्डर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी, जिससे कि अमेरिका की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाए और सोवियत यूनियन पर अपना दबाव बना सके, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज नेटो की अलाई थी। जब ये बात सोवियत यूनियन को पता चली, तब उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका के करीब तैनात करने का फैसला किया। तब अप्रैल 1962 में मॉस्को के क्रेमलिन में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने क्यूबा के नेता फिडेल कास्ट्रो को एक ऑफर दिया कि हम तुम्हारे आइलैंड पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करेंगे, बदले में तुम्हें अमेरिका से सुरक्षा मिलेगी। उस वक्त क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अमेरिका की नज़र में क्यूबा सोवियत संघ का अलाई था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिस्ट का गढ़ थी। सोवियत यूनियन की ये एक जबरदस्त चाल थी, क्योंकि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मिसाइलें अमेरिका के लिए सिर्फ 2 मिनट की वार्निंग थी। अब सोवियत न्यूक्लियर वेपन साउथ अमेरिका रीजन को भी आसानी से हिट कर सकते थे। ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई थी कि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए जा चुके हैं। ये समय वो था जब अमेरिका में स्टेट इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी। तब लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि ये सोवियत न्यूक्लियर वेपन की सारी खबरें झूठी हैं। इस बात का सच जानने के लिए अमेरिकी स्पाई प्लेन ने क्यूबा में मिसाइल साइट्स की कुछ तस्वीरें खींची, जिसमें मिडिल रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटी को देखा गया। खींची गई तस्वीरें इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थी कि सोवियत यूनियन अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में पहुंच गया है। ये खबर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट JF कैनेडी तक पहुंची, तब कैनेडी ने क्वारंटाइन यानी कि समुद्र में नाकाबंदी का ऐलान किया। अब हर सोवियत जहाज को रोककर चेक किया जाने लगा। कैनेडी का प्लान था कि एयर स्ट्राइक करके पहले क्यूबा में मौजूद सोवियत न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और फिर ज़मीनी कार्यवाही से क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्लान बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि क्यूबा सोवियत यूनियन के अंडर था और उस पर हमला करना मतलब सोवियत यूनियन पर सीधा हमला था।
अगर ऐसा होता तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास इतने हथियार थे कि पूरी दुनिया को 10 बार उड़ा सकते थे। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को इस बात का पता चला कि अमेरिका क्यूबा पर अटैक करने वाला है, तब तक सोवियत यूनियन हमले का जवाब देने की तैयारी कर चुका था और यहीं से B-59 सबमरीन की कहानी शुरू होती है। इस सबमरीन को क्यूबा के पास कैरिबियन सी की गहराइयों में छुपे रहने का ऑर्डर दिया गया था। सबमरीन क्रू को फुल अथॉरिटी दी गई थी कि अगर वॉर शुरू हो जाए तब न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च करने के लिए मॉस्को से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त B-59 सबमरीन 300 फीट नीचे समुद्र की गहराई में थी। उसमें ऑक्सीजन सिर्फ 24 घंटे के लिए बची थी और मॉस्को से उसका रेडियो कनेक्शन भी टूट चुका था। 27 अक्टूबर को यूएस नेवी ने उन्हें ढूंढ लिया। तभी B-59 सबमरीन के सोनार ऑपरेटर ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, हमें 5 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने घेर लिया है। यूएस नेवी ने सबमरीन को बाहर निकालने के लिए प्रैक्टिस डेप्थ चार्ज फेंके, यानी छोटे बम जो सिर्फ आवाज करते हैं। B-59 के अंदर मौजूद कैप्टन, जिनका वैसे ही मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था, डेप्थ चार्जेस की आवाज से सबमरीन कैप्टन सवित्स्की को लगा युद्ध शुरू हो गया है और अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ गया है। ये बम 15 किलोटन का था, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज्यादा पावरफुल। कैप्टन के इतना कहने के बाद पॉलिटिकल ऑफिसर इवान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी तीसरे ऑफिसर वसीली आर्कीपोव खड़े हुए। उन्होंने कहा, रुको, हमें पहले मॉस्को से कांटेक्ट करना चाहिए। तब तक सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल खतरनाक स्तर पर नीचे गिर चुका था और बैटरी सिर्फ 20% बची थी और रेडियो का कनेक्शन भी नहीं जुड़ पा रहा था। तब वसीली ने कहा, अगर युद्ध नहीं हुआ तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। 3 घंटे की बहस के बाद भी आर्कीपोव अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके बाद ये फैसला हुआ कि B-59 को सरफेस पे ले जाकर मॉस्को से कांटेक्ट किया जाएगा। जिस समय B-59 के साथ ये घटनाएं घट रही थी, बढ़ती हुई टेंशन को कम करने के लिए रशियन और अमेरिकी प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई। उन्होंने एक डील की, सोवियत यूनियन क्यूबा से मिसाइलें हटाएगा और अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट क्लॉज भी था। अमेरिका ने टर्की और इटली से भी अपनी मिसाइलों को हटाने का वादा किया। इस घटना के बाद आर्कीपोव को सोवियत नेवी से निकाल दिया गया। उन पर कायर होने का लेबल लगा। 1998 तक किसी को भी पता नहीं था कि उन्होंने दुनिया बचाई है। साल 2002 में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सच सामने आया, तब अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट एम ने कहा, हम उस दिन न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब थे। अगर वॉर होता तो बहुत ज़्यादा तबाही मचती। वसीली आर्कीपोव एक ऐसा नाम जिसने इतिहास बदल दिया। अगर वो उस दिन हाँ कर देता तो शायद हमारी दुनिया ऐसी नहीं होती। 2017 में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें फ्यूचर ऑफ लाइफ अवार्ड दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक सबक है। आज की दुनिया में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। क्या हम फिर से ऐसी गलती करने से बच पाएंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग।